for another 15 seconds. Okay. नमस्कार दोस्तों, आज की प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। कल मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर, मोदी 2.0 के 1 साल पूरा होने पर पहली दफा कैबिनेट की बैठक हुई। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए। उसमें से एक अति महत्वपूर्ण निर्णय था 2020-21 के लिए खरीफ के फसलों के लिए 14 फसलों के लिए उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की, एमएसपी की घोषणा की। और दावा ये किया जा रहा है कि लगभग ये 50 से 83% तक की बढ़ोतरी की गई है एमएसपी में। प्रकाश जावड़ेकर जी का तो ये कहना था कि 1.5 गुना अधिक तक जो है लागत से फसलों की कीमत दी जाएगी। देखना ये है कि ये दावा कितना जमीनी है और कितना किताबी। हमारे साथ हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चिरपरिचित चेहरा, 3 बार के विधायक और पूर्व सांसद आदरणीय सुनील जाखड़ जी। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो ब्रीफ करें। धन्यवाद झा साहब, और धन्यवाद सभी मेरे पत्रकार साथियों का दैट यू हैव टेकन द ट्रबल टू टेक टाइम आउट। और इसके साथ ही जहाँ मैं आपका धन्यवाद करूंगा, मैं आपसे क्षमा भी चाहूँगा क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मैंने कई बार की है अभी तक, बट प्रेस कॉन्फ्रेंस आज वीडियो के माध्यम से पहली दफ़ा कर रहे हैं। सो इफ देयर इज एनी लैप्स और एनीथिंग, प्लीज आई होप यू विल बेयर इट विद मी। साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, चीरा तो कतरा खून ना निकला। जिस किस्म से कल या कुछ दिनों से एक बिल्डअप किया जा रहा था कि एक बहुत बड़ा पैकेज, जिस तरह की, और मैं समझता हूँ ये इज अगेन रेपिटेशन, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का जो एक पैकेज की बात की थी, और जब उसे एनालाइज किया गया और चिदम्बरम जी ने जिस तरह बताया कि 20 लाख करोड़ की बजाय सिर्फ 1,83,000 करोड़ रुपए का प्रबंधन किया गया है और बाकी तो सब जुमलेबाजी है, तो उसी तरह से कल एक बहुत बड़ा झटका किसान को लगा। किसान की बड़ी उम्मीदें थी। और मैं समझता हूँ कि जहाँ पे जब से कोरोना का ये प्रकोप हिंदुस्तान पे, सारी दुनिया पे पड़ा है, हमारे जो भी जिन्हें हम आज फ्रंट लाइन वॉरियर का उनको उनके तौर पे जानते हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मचारी है, एडमिनिस्ट्रेशन, इवन पुलिस, उनके साथ साथ मैं समझता हूँ अगर कोई जिसे अननोन सोल्जर की तरह कहते हैं, अननोन वॉरियर इस कोविड फाइट के अंदर कोई था तो वो हमारा किसान था। उसकी किसी ने संज्ञान नहीं लिया, किसी ने उसको, उसके लिए कोई फ्लाई पास्ट नहीं किया गया, किसी ने उसके लिए बर्तन नहीं खड़काए, किसी ने हमारे किसान के लिए मोमबत्ती या मोबाइल की टॉर्च भी नहीं जलाई। पर उसके बावजूद किसान ने करीबन 1 महीना तक घर के अंदर बंद रहने के बाद भी आके फसल जो थी, कणक की जो फसल थी, एक बड़ी बम्पर क्रॉप अब की बार देखने में आई। और मैं समझता हूँ आवर सल्यूट, आई थिंक नॉट ओनली फ्रॉम कांग्रेस पार्टी बट एंटायर नेशन सल्यूट्स हिम। सब अपने दिल के अंदर उसको, उनकी तारीफ करते हैं। और मैं समझता हूँ इस तारीफ का अगर कोई सही मायने में हकदार है तो वो किसान ही है। परंतु किसान को उसके हाल पे छोड़ दिया गया है। और मैं समझता हूँ अगर आप ध्यान से देखें तो ये माननीय प्रधानमंत्री की नीति के ऊपर चलते हुए, उन्होंने जब फाइनल 32 मिनट का अपना भाषण दिया कुछ दिन पहले, तो उसमें सबसे बड़ा उनका एम्फेसिस था दैट एनी एडवर्सिटी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन अपॉर्चुनिटी। ये उनका मेन थीम था जो सुन के उन्होंने बार बार उसको दोहराया और उसमें आत्मनिर्भरता की बात की। मेरा मानना है साथियों कि सारा देश पता नहीं कब आत्मनिर्भर होगा, परंतु किसान को आत्मनिर्भर सरकार ने मान लिया है, क्योंकि सरकार की तरफ से किसान को कुछ भी नहीं दिया गया है। और उसके बावजूद किसान फसल के बाद फसल, इतने प्रकोप आने के बावजूद, मैं समझता हूँ देयर हैज बीन अ बम्पर क्रॉप, आने वाली बम्पर क्रॉप सामने दिख रही है। उसके बावजूद किसान की अनदेखी जो की जा रही है, उसका एक ही, मैं नहीं मानता कि माननीय प्रधानमंत्री के दिल में कोई रोष रहा होगा किसान के प्रति, परंतु उन्होंने मन में ठान लिया कि किसान को कितना है उसको पीसे जाओ, कितना है उसको निचोड़े जाओ, वो फसल पैदा करके सारी देश का पेट भरेगा। और मैं समझता हूँ ये किसान की बदौलत था
कि माननीय प्रधानमंत्री ने सबसे पहले जब लॉकडाउन 1 अनाउंस किया तो उसके बाद सबसे पहले जो घोषणा की थी वो सभी लाभार्थियों को 3-3 महीने के लिए 10 किलो कणक देने की बात की थी, उनके खाते में अनाज डाल दिया जाए। वो इसीलिए संभव हो पाया कि गोदाम भरे पड़े हैं आज हमारे पास में चावल गेहूं रखने के लिए कहीं जगह नहीं है। और हमारे पंजाब में तो ये कहावत है कि पंजाब का चूहा भी बड़ा देख के खाता है, क्योंकि उसको अब ग्लूटीन की वजह से एलर्जी होने लगी। वो देख के छांट के कम ग्लूटीन की कणक खाता है या धान खाता है। उसके इन हालातों में ये जो कल एक नाम मात्र की इन्होंने बढ़ोतरी की है, उसमें सबसे पहले एक टेक्निकल बात मैं आपसे साझी करना चाहूंगा साथियों। सीएसईपी की रिपोर्ट क्यों ऐतिहासिक बढ़ोतरी बता रहे हैं और 50 से लेकर 80% तक की बढ़ोतरी बता रहे हैं, वो सीएसईपी का डॉक्यूमेंट कहाँ पे है? ये सवाल इसलिए पैदा होता है साथियों क्योंकि हम भूल ना जाएं कि माननीय प्रधानमंत्री ने किसान की आमदन दुगनी करने की बात की थी। उसमें कॉस्ट जो एनालिसिस है, क्योंकि जब बात की थी 2014 के अंदर बार बार माननीय प्रधानमंत्री ने दोहराया था, और उस समय तो ये एक माननीय कैंडिडेट ही थे, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनने पे किसान की आमदन दुगनी करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। और स्वामीनाथन रिपोर्ट की जो C2 जो बेसिस था उसको जानना चाहते हैं कि क्या सीएसईपी ने कौन सी कॉस्ट को मान के देश, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने बाद में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया और जब जाके लोकसभा के अंदर उन्होंने बयान दिया कि C2 की बजाय A2+FL माना जाएगा। आप भली भांति परिचित हैं A2 और FL फैमिली लेबर को क्या मान रहे हैं, और C2 के अंदर जहाँ पे किसान की जो कॉस्ट है उसके ऊपर उसका जो रेंट है वो भी माना जाता है। इन सारी बातों को पब्लिक डोमेन में लेके आया जाता तो मैं समझता हूँ एक सार्थक उसके ऊपर चर्चा की जा सकती थी। परंतु आज तो जो सामने दिख रहा है उसी को लेके मैं यही कहूंगा कि ये कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है जो इन्होंने करने का प्रयास किया है। और जहां तक मेरा मानना है, सारी एक्सरसाइज, दिस एंटायर एक्सरसाइज, बार बार हर साल ये एक्सरसाइज की जाती है। मैं धान के प्रति वापस आपके पास आऊंगा बिकॉज दैट इज द ओनली एक्सेप्शन। इस सारे इन्होंने जो 14 अनाउंस किए हैं उनके अंदर कोई भी ऐसी फसल नहीं है जिसको सरकार एमएसपी के ऊपर उठा रही हो, एक धान और कणक को छोड़ के। और बाकी जो फसलें हैं उनके मैं कुछ आंकड़े आपके पास रखना चाहूंगा इन केस अगर आप नोट करना चाहें, अदरवाइज मैं झा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आपको डिटेल्स भी भेज देंगे कि इवन इन केस ऑफ, जिनके लिए मैं कह रहा था कि धान एक एक्सेप्शन है, कणक एक एक्सेप्शन है, पैडी की पिछले साल जो प्रोडक्शन थी 117.47 मिलियन टन प्रोडक्शन थी, और सरकार की जो परचेज थी एमएसपी के ऊपर दैट वाज 426 लाख टन। आप देखिए करीबन 36-37% की परचेज थी एमएसपी के ऊपर, बाकी सारी ओपन मार्केट में बिकी थी। और जिन पल्सेस की बात कर रहे हैं, तूर दाल की बात करें, तूर दाल का टोटल प्रोडक्शन पिछले साल 3.5 मिलियन टन था और खरीदी गई मात्र 1,65,000 टन। मूंग दाल की प्रोडक्शन थी 2.35 मिलियन टन और खरीदी गई 2.96 लाख टन। उड़द की प्रोडक्शन थी 3.26 मिलियन टन, खरीदी गई 4.26 लाख टन। और मूंगफली की आप लीजिए, मूंगफली 137 लाख टन, 137.86 लाख टन मूंगफली पैदा हुई और एमएसपी के तौर पे सरकार द्वारा खरीदी गई 20,000 टन। ये एमएसपी अनाउंस करना मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ, बेसिकली डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट कि हम किसान को ये कीमत देना चाहते हैं। जब तक किसान को एमएसपी नहीं मिलती, बार बार हर साल नई एमएसपी देने का औचित्य मेरे समझ में नहीं आया। क्योंकि मैं ये पिछले साल की, अब इन्होंने जो बढ़ाई है एमएसपी में, आपको वो भी डेटा आपके सामने रखना चाहूंगा। मक्की की इन्होंने बढ़ा के 1760 से 1850 अब किया है। आज के दिन मक्की, बिहार की आप बात ले लीजिए, बिहार में मक्की आज 1,000 से लेके 1,200 रुपए आज भी बिक रही है। तो इसको बढ़ाने का 1760 से 1850 करने का क्या औचित्य था? क्यों किसान को एक सपना दिखाया गया? क्यों उसको एक प्रलोभन दिया गया कि हम आपको उसकी कीमत देंगे? तूर दाल की ले लीजिए,
5800 से बढ़ा के 6000 रुपए इसकी एमएसपी कर दी गई और बाजार में ये बिक रही है 5200 रुपए। सनफ्लावर की ले लीजिए, सनफ्लावर का 5650 से बढ़ा के 5885 कर दिया गया, बाजार में बिक रही है 3800 रुपए। सोयाबीन 3710 रुपए से बढ़ा के 3880 रुपए कर दी गई, परंतु बाजार में सोयाबीन मिल रही है 3500 रुपए में। कॉटन की, आप कपास की ले लीजिए, जो मीडियम स्टेपल कॉटन की बात कर रहे हैं, 5255 से बढ़ा के 5515 रुपए इसकी कीमत कर दी गई, इस नए 14 जो इन्होंने बढ़ाए हैं। और मार्केट के अंदर महाराष्ट्र में देख लीजिए 4000 रुपए के आसपास ये बिक रही हैं। तो मेरे कहने का भाव है ये सारा एक आडंबर है, एक किसान को एक प्रलोभन देके कि तुम्हें किसी ना किसी दिन आपको ये इस किस्म के भाव देंगे। मैं समझता हूं इन हालात के अंदर सरकार को अपनी नीति साफ करनी पड़ेगी। बार बार ये जो एमएसपी डिक्लेयर किए जा रहे हैं, जब तक इनको खरीदने का प्रबंध नहीं किया जाएगा, किसान के साथ एक छलावा मात्र है, एक मात्र इसका कोई इलाज नहीं है। किसान को आज भी जिस तरह से प्रधानमंत्री अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 15 मिनट पहले सीआईआई से बात करते हुए कह रहे थे कि मैंने किसान को उसकी फसल जो है हर जगह बेचने की इजाजत दे दी। मैं, आप सब बड़े समझदार, बड़े अनुभवी बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं ये जो इन्होंने रिफॉर्म्स किए हैं, इनकी कोई कॉपी देंगे क्या? आपने रिफॉर्म्स देखे हैं क्या? ये जो चर्चा चल रही है रिफॉर्म्स की कि हम ये रिफॉर्म्स लाएंगे या रिफॉर्म्स, बात तो यूं कर रहे हैं जैसे रिफॉर्म्स लागू कर दिए, परंतु हालात ये हैं कि ये रिफॉर्म्स अभी तक इंटर मिनिस्टीरियल डिस्कशंस तक ही सीमित हैं। ना तो कोई ड्राफ्ट पेपर लाया गया है, ना इनको कहीं पे डिस्कस किया गया है। ये पार्लियामेंट में लेके आए, स्टेट्स हैं उनके साथ डिस्कस करें, स्टेक होल्डर हैं किसान के साथ, किसान की जो संस्थाएं हैं उनके साथ बात करें, किसानों से राय लें। मैं समझता हूं एक तरफ ही यहाँ पे बैठ के किसान की आय दुगने की बात करते हैं। मैं पहले ये जानना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री जी, आप किसान की आय आज के दिन मान कितने रहे हैं जिसको आप दुगनी करने जा रहे हैं? 2022 की उन्होंने बात की थी, तो 2020 तो आगे। आज जिस तरह से आपने ये रेट एमएसपी के बढ़ाए हैं 2.9% आप ले लीजिए धान के, तो इस हिसाब से तो आने वाले 10 साल भी किसान की आमदन दुगनी नहीं होगी। और मैं धान के लिए स्पेसिफिकली आपको बात करना चाहूंगा, क्योंकि आज की परिस्थितियों को देख के इनके ऊपर कोई जबान खोलनी चाहिए थी सरकार को। आज देश के अंदर विभाजन के बाद सबसे बड़ा विस्थापन हुआ है। मैं समझता हूं लाखों लोग अपना घर, कर्म भूमि छोड़ के जन्मभूमि की तरफ गए, करोड़ों की तादाद में पहुंच गए होंगे, क्योंकि जिस तरह से 1947 में देश का विभाजन हुआ था, उस किस्म के ना सिर्फ दृश्य देखने को मिले हैं, परंतु आज भी रेलवे स्टेशन के ऊपर लाखों की तादाद में जो हमारे प्रवासी भारतीय थे, हमारे साथी थे, हमारे दोस्त हैं, हमारे वो, उन्होंने पंजाब और देश के विकास में योगदान खून पसीने से डाला, वो अपना घर जाना चाहते हैं, जन्मभूमि जाना चाहते हैं। उनके जाने से प्रभाव क्या पड़ा है? मैं एक आपको एग्जाम्पल से बात करनी चाहूंगा, उसके बाद आप जो भी सवाल पूछना चाहें। हमारे यहाँ जब पैडी की ट्रांसप्लांटेशन जब होती है, जब धान को बोया जाता है, पैडी को लगाया जाता है, उससे पहले प्रति एकड़ पंजाब के अंदर वो कीमत 3000 रुपए के करीब एवरेज आया करती थी, क्योंकि जब से सारे साथी लाखों की तादाद में हमारे प्रवासी साथी वापस बिहार या यूपी चले गए, आज पंजाब के अंदर पैडी ट्रांसप्लांटेशन की जो कीमत है 6000 रुपए एकड़ के करीब है। 6000 रुपए एकड़ का मतलब आप ले लीजिए, अगर एवरेज यील्ड जो पर एकड़ की यील्ड है पैडी की 25 से लेके 30 क्विंटल भी अगर मान लें, तो 100 रुपया क्विंटल तो किसान की कॉस्ट सिर्फ इस विस्थापन की वजह से बढ़ गई। आप हमें दे रहे हो 53 रुपए की उस पे इंक्रीमेंट दे रहे हो एमएसपी पे, दैट डजंट इवन कवर अवर कॉस्ट। और इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा बिहार के अंदर, यूपी के अंदर। जब इतने लोग वहां पे चले गए तो वहां पे जो रूरल लेबर है, क्योंकि एक्सेस सप्लाई, आप वहां पे डिमांड जो आएगी काम के लिए, मनरेगा के लिए, तो वहां पे उनकी जो है दिहाड़ी वो कम हो जाएगी। परंतु पंजाब के अंदर उसने कॉस्ट जो है, किसान की जो कॉस्ट है उसको इंक्रीज कर दिया। यही हाल हरियाणा का होगा, यही हाल जहाँ पे मेजर पोर्शन सरप्लस फूड का पंजाब और हरियाणा जो करता है, उन किसानों के लिए प्रधानमंत्री के मुंह में एक बार भी कहीं ऐसी बात नहीं है कि उनका आभार व्यक्त कर दें। मैं समझता हूँ बड़ा एक शर्म का मुकाम है। और ऐसे हालात के अंदर
अगर प्रधानमंत्री इकोनॉमी को रिवाइव करना चाहते हैं, बड़े बड़े पैकेज देके 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। जब हमने स्पीक अप इंडिया का 2-3 दिन पहले राहुल जी के आह्वान पे काम किया था, मैंने उस दिन भी कहा था, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछा था, मैं क्या माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके ऊपर मेरा हक भी भारतीय होने के नाते उतना ही है, क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हो, बीजेपी या आरएसएस के नहीं, जितना किसी आरएस के कार्यकर्ता को। आपसे मेरा सीधा सवाल है, आपने किसान को दिया क्या इस 20 लाख करोड़ में? अगर 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज अनाउंस करके भी किसान के हिस्से में कुछ नहीं आया, तो किसान को कब मिलेगा? कितना बड़ा साइज पैकेज का हो तब किसान को कुछ मिलेगा? किसान को दी है नसीहत प्रधानमंत्री जी ने, और नसीहत वो दी है जो कोई अपने दुश्मन को भी ना दे। उन्होंने नसीहत दी है कि आप कर्जा और लो। माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं आखिरी बात कहना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी, किसान कर्जे के तले दब के आत्महत्या कर रहा है। महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा संख्या आत्महत्या की महाराष्ट्र की है। उसके बाद परसेंटेज वाइज देखें तो जब से 1917 में जब से माननीय कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार आई, उससे पहले दूसरे नंबर पे पंजाब था। 45 मिनट में जब माननीय प्रधानमंत्री मन की बात खत्म करते हैं, 45 मिनट बोलते हैं, एक किसान आत्महत्या करता है कर्जे की वजह से। कर्जा आपने खत्म किया नहीं। 3 लाख करोड़ रुपए में हिंदुस्तान के किसान का कर्जा खत्म किया जा सकता था, माफ किया जा सकता था। कोई एक पैसा प्रधानमंत्री को नया उस पर नहीं छापना पड़ता, ना आरबीआई से कोई लिमिट बढ़वानी पड़ती। इट वुड हैव बीन अ फिस्कल इंसेंटिव। आपका जो खाता किसानों के जो कर्ज थे वो माफ किए गए, परंतु किसान उन्हें तब भी याद नहीं आया। मुझे इस बात का दुख है। इन बातों को लेके आप जो भी इस पे सवाल करना चाहें, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि उसका जवाब मैं आपको दे पाऊं। धन्यवाद जाखड़ साहब। हम सवाल एक एक करके लेते हैं। संजीव चोपड़ा जी पीटीआई से पहला सवाल पूछना चाहते हैं ज़ोमैटो पर। थैंक यू प्रणव जी। नमस्कार जाखड़ साहब। नमस्कार चोपड़ा साहब। जाखड़ साहब, आपने बात करी कि एमएसपी का मायना कुछ नहीं है, बिकॉज फार्मर्स को जो प्राइस है उससे कहीं नीचे मिलती है मार्केट में। सो यू थिंक दैट ऑल दिस एक्सरसाइज बाय द गवर्नमेंट इज एन एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी एंड इट डज नॉट मीन एनीथिंग? एंड दूसरी बात आपने जो ये कही कि आज के माहौल में व्हेन farmers and migrant laborers and everyone is moving towards their birthplace, in this current crisis of the pandemic, तो आपको क्या लगता है कि in the coming times there'll be even more serious crisis for farming and there'll be more suicides? First question first, sir, that MSP is not a futile exercise, but without a proper mechanism to purchase it at the MSP by the government, I think then it becomes a futile exercise. Only thing which is being purchased right now are basically wheat and paddy. And that too, I think this MSP was started as a tailor-made thing for Punjab and Haryana when we were importing wheat from America under PL 470. That is the byproduct of that. And I think not only that, but Punjab and Haryana has developed the infrastructure, which means mandis, road connectivity, and farmers have ability to bring their produce to the mandis so that it can be purchased. Whereas आप बिहार में चले जाइए, यूपी में चले जाइए, वहां पे ना तो किसान मंडियों तक अपनी फसल लेके जा सकता है, ना ही सरकार वहां पे आके उनको परचेज करने का प्रयास करती है। और उससे भी बड़ी बात आपने चोपड़ा साहब, सॉरी आई एम डिविएटिंग अ बिट, बट दैट ब्रिंग्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो कहते हैं ना, एवरी डार्क क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। This COVID maybe is a very is threatening the very existence of a humanity. But उसका एक जो मैं किसान के एंगल से बीइंग ए किसान, मैं किसान होने के नाते उसको देख रहा हूँ कि अगर आप बजट देखें सीतारमन जी का, हमारे माननीय फाइनेंस वित्त मंत्री का जो पिछले बजट पेश किया था, उसमें फूड सिक्योरिटी को लेके इन्होंने जो प्रोविजनिंग की थी, हमारा फूड सब्सिडी का जो टोटल कॉस्ट है दैट इज समथिंग लाइक 2.5 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार के ऊपर बोझ पड़ता है, क्योंकि 24 या 25 रुपए के करीब कणक पड़ती है इनको कॉस्ट मिला के, ट्रांसपोर्टेशन, इंटरेस्ट एंड स्टोरेज एक्सेट्रा, और वही 35 या 36 रुपए के करीब चावल इनको पड़ता है, जो कि 2 रुपए और 3 रुपए में देते हैं। सीतारमन जी ने एफसीआई इस फूड सब्सिडी के खाते में 1,15,000 करोड़ रुपए डाले थे, वेयर एज उन्होंने 1,35,000 करोड़ रुपए एफसीआई के खाते में छोड़ दिए थे भी वो कहीं से रेज करेंगी।
इट वाज ए इंडिकेटर कि आने वाले समय में एमएसपी रिजीम को खत्म किया जाएगा। सरकार ये सब्सिडी वाले जो बोझ है इससे बचना चाहती थी। किसान के पास से ये जो एक आखिरी बचने का हथियार है वो भी उससे छीनना चाहती थी। अब मैं समझता हूं कि ये जिस तरह से प्रधानमंत्री ने 10-10 किलो कणक बांटने का किया है, ये किसान की बदौलत हुआ है, ये एमएसपी की बदौलत हुआ है, ये इसकी बदौलत हुआ है कि पंजाब और हरियाणा में एफसीआई और दूसरी एजेंसीज ने खरीद के गोदाम, उसको खरीदने का पूरा प्रबंध, देयर शुड बी ए लीगली बाइंडिंग, शुड बी ए राइट, जो एमएसपी डिक्लेयर की जाती है उस पे सरकार बाध्य हो खरीदने के लिए। ये मेरा कहने का भाव था। दूसरा जो आपका सवाल है कि क्या इस पलायन से या एक्सोडस, मैं कहूंगा एक आज के जमाने का भारत के चेहरे के ऊपर बहुत बड़ा, मैं समझता हूं, कलंक लगा है। जिस तरह से हमारे प्रवासी साथियों के साथ व्यवहार हुआ है, लाखों की तादाद में अपने घरों में गए हैं, इसका प्रभाव आने वाले समय में इकोनॉमी ऊपर बहुत बुरा पड़ेगा। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इकोनॉमी की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये वही लोग थे जिन्हें मनरेगा और बढ़ती हुई किसान की आमदन की वजह से इनकी जेबों में परचेजिंग पावर थी और डिमांड थी। इट वाज अ डिमांड ड्रिवन इकोनॉमी। आज उनके पास घर तो वो चले गए, परंतु घर कोई उनके पास फिक्स डिपॉजिट नहीं, जहां पर गए हैं मजबूरी में गए हैं, अनिश्चितता के माहौल में, इन टेंशन और एंग्जाइटी, हर एक आदमी इतना भय का माहौल बना दिया कि वो अपने घर जाने पे मजबूर हो गए। काम वहां पे नहीं था, वो एक पर्यटक के तौर पे पंजाब या हरियाणा नहीं आए थे, काम की रोजगार के लिए आए थे, तो रोजगार वहां पे मिलेगा नहीं। लाखों लोग बिना रोजगार पे या अंडर एम्प्लॉयड जब बैठेंगे तो मैं समझता हूँ डिमांड और सप्लाई दोनों के ऊपर उसका फर्क पड़ेगा, बिकॉज सप्लाई वुड बी ड्रिवन बाय द डिमांड, और डिमांड होगी नहीं तो आने वाले समय में इसका हमारी इकोनॉमी के ऊपर दोहरा प्रभाव पड़ेगा। थैंक यू। इनके सवाल का दूसरा भाग था कि क्या इससे सुसाइड जी, मैं समझता हूँ जहां तक किसानी का सवाल है, दिस वुड लीड इन अ वे दैट इट कुड हैव अ डबल एज्ड काइंड ऑफ अ सोर्ड, आई वुड से। अगर पंजाब के अंदर, मैं पंजाब के उदाहरण ले रहा हूं, कि अगर ट्रांसप्लांटेशन की कीमत 7,000 रुपए हो गई, 3,000 रुपए से बढ़ के या 6,000 रुपए हो गई, तो ये पैसा जो है पंजाब के मजदूर की जेब में जाएगा, या जो मजदूर वहां पे है उसको एडिशनल इनकम होगी। इट इज 100% इंक्रीज इन हिज अर्लियर remuneration which he was getting, but at the same time this will add to the cost of the farmer. जो मजदूर का मुनाफा हुआ है वो किसान का नुकसान हुआ है, और इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को चिट्ठी लिखी थी कि पैडी का जो आप एमएसपी है 2900 रुपए कीजिए, जो कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक C2 कैलकुलेशन के ऊपर 2900 रुपए, जिसमें उसको 50% उसके ऊपर बचत होती है, वो था। ये सरकार की नीयत और नीति के ऊपर निर्भर करता है कि अगर सरकार किसान को आत्महत्या से बचाना चाहती है तो उसको उसकी फसल की कीमत दे। किसान भीख नहीं मांग रहा, किसान अपने फसल की कीमत मांग रहा है, चोपड़ा साहब। और जो इन्होंने वायदा किया था 2014 में प्रधानमंत्री बनने के लिए कि मैं किसान को उसकी लागत का 50% उसके ऊपर दूंगा, अगर वो दे दे तो मैं समझता हूं ना आत्महत्या होगी और ना ही इकोनॉमी के ऊपर इस किस्म का कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा। थैंक यू जी सर। नियमिका वांटेड टू आस्क समथिंग टू द क्वेश्चन। नियमिका, कैन यू कम इन प्लीज क्विकली? सर गुड आफ्टरनून। सर मैं इसी क्वेश्चन में ऐड करना चाहती हूँ, जैसे कि आपने बोला कि जो माइग्रेंट्स हैं वो अपने होम स्टेट्स में वापस गए हैं, तो उससे हमारी इकोनॉमी पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है आगे के दिनों में। सर क्या सजेशंस आप देना चाहते हैं गवर्नमेंट को इसके लिए? क्या कदम अभी उठाने की जरूरत है, क्योंकि इतनी ज्यादा तादाद में जो ये माइग्रेंट वर्कर्स हैं ये वापस अपने स्टेट्स में चले गए हैं, फार्मिंग पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए सरकार को अभी? I differ with you on one point, that it is not going to impact just the farming alone, because people who have left Punjab, they have been working in the industrial sectors also. Ludhiana mein, Batala mein, hamare Jalandhar and all, they were all engaged in industrial sector also. But along with this, yes, a large portion was engaged in farm as a farm labor. उसके लिए जो किया जा सकता था, राहुल जी पहले दिन से जो कह रहे हैं, बहुत से लोग अभी भी मैं समझता हूं जो कि एंग्जाइटी के माहौल में, अनिश्चितता के माहौल में गए हैं, उनके जेब में अगर पैसा होता फिर भी शायद वो अपना घर जाना चाहते, मैं इससे इनकार नहीं करूंगा।
परंतु एक बहुत बड़ी संख्या है, मैं समझता हूँ मोर देन 60-70% पीपल वुड हैव स्टेड बैक अगर उनके पास ये 70 दिन अपना रोजगार, इनके पास कुछ पैसे होते। अगर जिस तरह से माननीय राहुल जी ने कहा था कि उनके खातों में 6 महीने के लिए 7,500 रुपया डाला जाए, उन्हें एक लमसम 10,000 रुपये दिया जाए ताकि वो रह सकें, उनको हैंडआउट्स के ऊपर गुरुद्वारों में ना बैठना पड़े, एनजीओ या सरकार के आगे भीख ना मांगना पड़े, रोज रोटी खाने के लिए लाइनों में ना लगना पड़े। वो गरीब हो सकते हैं पर उनकी वो खुददारी है, उनमें खुददारी है, वो एक अणख रखते हैं। उनको जब लाइन में खड़ा होकर रोटी के लिए भीख मांगनी पड़ी तो मैं समझता हूँ उनके पास और कोई चारा नहीं था। अब भी समय, बहुत से लोग अभी भी, चाहे वो महाराष्ट्र में बैठे हैं, चाहे वो पंजाब में हैं, चाहे हरियाणा में हैं, अभी वापस घर नहीं गए। बिना देरी के अगर उनके खातों में, जन धन खातों में अगर पैसे कैश ट्रांसफर किया जाए तो दिस विल नॉट ओनली हेल्प देम स्टे बैक, इट विल आल्सो हेल्प द इकोनॉमी, इमीडिएट बूस्ट टू द इकोनॉमी। परचेजिंग पावर आई नहीं और ये सारी फैक्ट्रियां वापस चलने लग जाएंगी, मेरा मानना है। थैंक यू सर। विल टेक अ फ्रेश क्वेश्चन। सैयद फ्रॉम आईएनएस। सैयद भाई सवाल पूछिए। जाखड़ साहब नमस्कार। नमस्कार सैयद जी। सर आपने सीएसीपी का जिक्र किया कि उसकी रिपोर्ट कहाँ है, और जो स्वामीनाथन कमीशन ने इनपुट कॉस्ट, खासकर लेबर इनपुट कॉस्ट को और फार्म के रेंट्स को भी जोड़ने की बात कही थी। अब आप चाहेंगे कि जिस तरह से लेबर इनपुट का कॉस्ट बढ़ा है तो हर स्टेट के लिए अलग अलग एमएसपी होना चाहिए? दैट मे नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि ये परचेज एमएसपी, इसका परचेज का जो बर्डन है केंद्र सरकार का है, दे विल हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन। बट आई थिंक लेबर कॉस्ट इज ए मिनिमल फैक्टर जिसमें उनको फैक्टर इन करना पड़ेगा, परंतु इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बिना आप सीएसीपी मान लीजिए, उनकी रिपोर्ट C2 के बेसिस पे मान लीजिए, आप C2 को 50% उसमें डाल के एमएसपी घोषित कर दीजिए, परंतु अगर खरीदी नहीं जाएगी तो मैं समझता हूँ वो एक शेख चिल्ली का सपना है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आज जो हालात बिहार और दूसरे सूबों के अंदर हैं जहाँ पे अभी इस किस्म का सिस्टम डेवलप नहीं हो पाया इतने सालों के बाद, उनकी किसानों की दुर्दशा मैं समझता हूँ किसी से छिपी हुई नहीं है। धन्यवाद सर। I'll take the next question. Anand Patel from India Today. Anvai. Jacket sir, two schemes by the government have been announced so far under the Food Security Act. One in April, 5 kilo extra food grain was said to be given to the PHH and AAY. And then later in May, another 5 kg per month was to be given for the migrant laborers. Now, as you just said in your opening statement, that the allocation, the budgetary allocation for the Food Security Act, which was to be done, the government in the budget was way short of it. So do you think that given the constraints of the budget, the target for the allocations during COVID can be met? What is the state and the position in your state? Do you think this is something which the government is just talking on the paper, or it can be materialized? Patel Sahab, when you called it your state, I'm sorry to say, but it's as much your state. You have been with us for very long, and I think Punjab belongs to you as much as it does to me. But the question is very important, what you have said about the allocation made by the finance minister in the budget and what is happening on the ground. This is basically a window dressing exercise. They are trying to keep the deficit down. They didn't want to take it on account and passed it on to the FCI to raise it through the small savings or from wherever they would raise, because FCI as it is has a debt burden of 3,44,000 crore rupees. Add to this 135 lakh crore rupees. I think this is going to upset the entire cart. But this is precisely this window dressing this government is indulging into. And you need a person like Chidambaram Sahab who can look into it and threadbare and expose them all their lies. But I think one factor that goes into favor of India, and I think, thank God, the poor people can still survive, is all these budgetary allocations for food subsidy and all will have impact in the future. But right now, what we have been able to achieve, our godowns are full now. We have a problem with storing it. In fact, for the two months ago, before the procurement started,
Punjab government had a running battle with the central government to lift the paddy and all the stuff lying in the godowns because they didn't have place to store it. So for the time being, we are in a very comfortable position. Honorable Prime Minister can announce another tranche of giving grains. Grains is okay. The problem is with the money. And I think we have a saying in Bagadi, we say, "Paise ka kaam to paise se hi chalta hai." To kickstart the economy, you need money, Anand Patel sahab. Without money, this economy cannot be kick-started. You can feed the poor people. You can feed the migrant. You can feed the other people sitting at home. You can feed them. But when you talk about rebooting the economy, sahab, you cannot reboot the economy by booting the farmer. You are giving a boot to the farmer. And that is what hurts. How can you kickstart or reboot the economy every time they're talking about refinancing the banks? Why has the government in the last 6 years never spoken about refinancing the farmer? Why can't they just write off the loan? If they can write off loans for Mehul Choksis and Neerav Modis and Vijay Mallya, only recently a RTI exposure came that 63,000 crore rupees worth of loans were waived off. Why can't they waive off the farmer? The farmer will be in a much better footing. So I think there is no clarity in this government. They are just doing a lip service to the farmer. Thank you. Thank you, sir. Next question is from Rakesh Kapoor साहब. राकेश जी. जी, जाखड़ साहब, शायद पहली बार जो फाइनेंस मिनिस्टर ने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स घोषित किए थे, इस 20 लाख सो कॉल्ड 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के दौरान, उस पर पहली बार शायद कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई. तो मेरा मुख्तसर सा सवाल है कि कांग्रेस पार्टी इन संशोधनों का, हालांकि आपने कहा कि अभी कोई ड्राफ्ट नहीं है, कुछ नहीं है, हवाई हवा में है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके बारे में बोला है, तो इसका मतलब कहीं कुछ ठोस तो हो रहा है. कांग्रेस पार्टी क्या इसका समर्थन करती है या विरोध करती है? वो सब अंधेरे में किसी चीज का समर्थन या विरोध करने के लिए हम विरोध नहीं करेंगे और किसी दबाव में आके किसी का समर्थन नहीं करेंगे. परंतु जो कुछ सुनने में आया, जिस किस्म की विचारधारा, अभी भी आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री को सुन रहा था और वो इस बात के लिए बड़े उत्साहित थे कि किसान अपनी फसल कहीं भी जाके बेच सकता है. जो किसानी से जुड़े हुए हैं, और मैं तो ये भी, मेरा जगह नहीं है वो छोटा मुंह बड़ी बात, मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध निवेदन भी करूंगा कि आओ एक दिन किसी दिन आपको लेके चलें, किसान के यहाँ खेत में लेके चलें. महाराष्ट्र जाके देखना, महाराष्ट्र देख लीजिए, पंजाब में आइए, बहुत आपका, आप पंजाब में वहां पे इंचार्ज भी रहे हैं, आरएसएस के प्रचारक भी रहे हैं, आके देखें किसान की हालत क्या है. परंतु ये जो कर रहे हैं, जो जिस किस्म की कि किसान कहीं भी जाके बेच सकता है, सब 80% किसान 1 या 2 एकड़ का मालिक है. वो कहता है ना, क्या तो पहन के नहाएंगे और क्या पहन के निचोड़ेंगे, कहां तो बेचारा लेके जाएगा. अगर उसकी फसल बिकती है महाराष्ट्र में, तो आपका क्या ध्यान है, वे हरियाणा से चल के वो महाराष्ट्र बेचने जाएगा. देखिए ये सारा जो कुछ हो रहा है, अभी उनका एक बड़ा अजीब वो कहते हैं कोइंसिडेंस हुआ. जब अभी मैं सुन रहा था माननीय प्रधानमंत्री को, उसके बाद में एक एडवर्टाइजमेंट चालू हो गई जियो मार्ट की, और आपने देखा कि वहां से फेसबुक ने आके इनके साथ में करीबन 42,000 करोड़ रुपए डाले हैं. ये सारे का सारा जो कहीं बेचने का, कहीं खरीदने का, किसान तो वहीं अपने खेत में ही बेचेगा या पंजाब या हरियाणा के अंदर मंडी में जाके बेच लेगा. परंतु ये जो सारा कुछ खेल खेला जा रहा है ना पर्दे के पीछे, इस सरकार की मंशा इज डाउटफुल. मेरे को लगता है ये सारा कुछ बड़े साहूकार घरानों के लिए किया जा रहा है. जिस बात का विरोध बीजेपी सरकार किया करती थी कि एफडीआई रिटेल में हम इनको आने नहीं देंगे, आज बिना किसी पूछ पड़ताल के जियो मार्ट क्या है साहब. अगर आज किसान की फसल सारे 1-2 बड़े घराने करेंगे, मैं समझता हूं किसान तो वो खरबूजा है जिसके ऊपर चक्कू पड़े या चक्कू के ऊपर खरबूजा पड़े, कटेगा किसान ही साहब. अगर यहाँ पे छोटे साहूकार काट रहे हैं या बंबई बैठे बड़े साहूकार काटेंगे, जिस किस्म की इनकी नीयत है उसमें शंका है. इसीलिए मेरा कहना है ये सारे के सारे जो ड्राफ्ट हैं वो दें
सिर्फ मैं नहीं कह रहा कि कांग्रेस पार्टी को दें, हर एक अपोजिशन पार्टी, और सबसे ज्यादा जरूरी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बैठ के सलाह की जाए, किसान की जो संस्थाएं उनसे की जाए, किसानों से की जाए। सबसे बड़ी हमारी किसान की समस्या है, किसान संगठित नहीं है, और इसलिए वो कोई ना कोई एक ऐसा प्लायबल संगठन ढूंढ लेते हैं जहां से हाँ करवा के अपनी पॉलिसी। परंतु मेरा मानना आने वाले समय में जिस किस्म के हालात कोरोना के हैं, कोरोना यहीं रहेगा, कोरोना के साथ रहना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान जो विश्व गुरु बनने का सपना मोदी साहब दिखा रहे थे, मोदी साहब यथार्थ में रहिए। अगर कहीं अपने अपनी जान बचा सकते हैं और नाम कमा सकते हैं तो किसानी में कमा सकते हैं। जो किसान के गोदाम भरे पड़े हैं इनकी तरफ ध्यान कीजिए। किसान ने ना तो कोरोना में आपको पीठ लगने दी, ना किसान आने वाले समय में लगने देगा। साहूकारों ने तो सिर्फ आपसे लोन वेव करवाने हैं, और आपके जो आप एक दिन टैक्स लगाते हो कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरे दिन कॉर्पोरेट टैक्स हटा लेते हो। ये वही बजट था, ये सीतारमन जी थे जिन्होंने लगाया। ये लंबी बातें हैं, आज मौका नहीं है। मैं तो इतना कहूंगा कि बिना देखे हुए एज व्हाट वी सी नाउ, जिस किस्म का जो सामने धुआं उठ रहा है, जो आ रहा है इनका, ये कोई चाहे उन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आए थे क्रॉप इंश्योरेंस का, उसके अंदर भी देख लीजिए 99,000 करोड़ से ज्यादा की पेमेंट चंद घरानों को प्रीमियम के तौर पे हुई, और जो आउटगो था वो सारा 72,000 करोड़ रुपए का था। 26,000 करोड़ रुपए का फायदा साहूकारों को किसान के नाम पे घर बैठे इस सरकार ने दे दिया। हम कैसे इनकी मंशा के ऊपर शक ना करें। सर अगला सवाल संदीप सोनकर वर्तमान अखबार से। संदीप सवाल पूछे फटाफट। नमस्कार जाकर साहब, मेरा भी सवाल है। हाँ नमस्कार, मैं संदीप बोल रहा हूँ। एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं कि एमएसपी जो बढ़ाने का अनाउंसमेंट किया है, एक्चुअली ये अनाउंसमेंट में ही रह जाएंगे, क्योंकि आपका ये कहना है कि एमएसपी बढ़ाया जाने का बात कर रहा है, लेकिन किसानों से जो फसल खरीदा नहीं जा रहा है, इसलिए उसको बाजार में सस्ता बेचना पड़ रहा है, यही है ना? अदर देन व्हीट एंड पैडी, बाकी जो देखिए 14 इन्होंने अनाउंस किए हैं उसमें से पैडी निकाल दीजिए, बाकी सारी की सारी किताबों में धरी रह जाएंगी। ये मैं आपसे वी कैन टॉक अगेन, जब फसल आ जाती है उसके बाद में फिर देख लेंगे। मैं आपको आंकड़े दिए भी, शायद आपने बाद में ज्वाइन किया संदीप जी। मैं आपको बता देता हूं कि आज के दिन जो पिछले साल की इनकी एमएसपी थी, मक्की की जो एमएसपी थी पिछले साल 1760 थी, अब इन्होंने बढ़ा के 1850 कर दी। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर बिक कितने की रही है बिहार में आज पता कर लीजिए। 1100 से लेके 1200 रुपए के करीब आज भी मक्की बिहार के अंदर बिक रही है। तो ये एमएसपी किस काम की? 1850 किसके काम आएगा? हो क्या रहा है मैं आपको बताऊं। इसमें भी साहूकार कैसे, या जो ट्रेडर है कैसे कमा रहे हैं। वहां से बिहार में किसान से खरीदते हैं और यहाँ लाके हरियाणा और पंजाब में सरकार को बेच देते हैं एमएसपी पे। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा, किसान को तो कुछ नहीं मिला वहां पे बिहार में। यूपी के भी किसानों से सस्ती खरीद के लाके बिहार, यहाँ पे हरियाणा की बॉर्डर पे देख लीजिए, हरियाणा की जो टोटल प्रोडक्शन है उससे फालतू पैडी हर साल परचेज होती है। यही हाल हमारे पंजाब का है, बाहर से आके पैडी बिकती है, किसान के ऊपर किसान की गर्दन कट रही है। कॉटन की आप ले लीजिए 5515 अब उन्होंने अनाउंस की है, 5255 थी पिछले साल, 4000 रुपए में आज कपास बिक रही है। ये मेरे कहने का भाव है कि ये सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, परंतु यथार्थ में किसान को ये कीमत मिल नहीं पाती। धन्यवाद सर। रंजीता जी पूछना चाहती हैं ईटीवी से। रंजीता जी है तो प्रणव भैया एक सवाल मेरा भी देख लीजिए। जाखड़ जी मेरा सवाल ये जो मुद्दा है इससे जरा अलग है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल न्यूज 18 को एक इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने मध्य प्रदेश में जिस तरह से सरकार गिरी थी कांग्रेस की, उस सवाल पर उन्होंने जवाब दिया था। उस पर मैं आपका रिएक्शन चाह रही हूँ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में नेतृत्व के प्रति श्रद्धा की कमी होने के कारण सिंधिया ने ये कदम उठाया। एमपी में कांग्रेस की सरकार बचाने की जिम्मेदारी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी की थी। कोई दल बदल नहीं हुआ, सभी ने इस्तीफा दिया और बीजेपी ज्वाइन किया। क्या कहेंगे इस पर सर? अगर डर की भावना को श्रद्धा की भावना मानते हैं तो मैं समझता हूँ सारे बीजेपी का जो आज के हाईकमांड की तरफ जो श्रद्धा है वो डर रूपी श्रद्धा है। जो कांग्रेस की प्रणाली नहीं है, कांग्रेस की सोच नहीं है, कांग्रेस की डीएनए में किसी को डरा धमका के नहीं। ये प्रलोभन की अकेले मध्य प्रदेश की क्यों, आप देख लीजिए गोवा में जो कुछ हुआ,
पिछले 6 साल के अंदर लोकतंत्र की धज्जियां इसी नाम को लेके उड़ाई गई हैं। प्रलोभन, भय, साम दाम दंड भेद आप सभी इस्तेमाल करके लोकतंत्र नहीं चला करते। ये मेरा मानना माननीय गृह मंत्री साहब से है कि लोकतंत्र के ऊपर आघात, एक सबसे बड़ा आघात इस कोरोना के अंदर क्या हो रहा है कि भारत का जो संघीय ढांचा है उसका सारा प्रारूप बदल दिया गया है। आज सारी की सारी सत्ता मंत्रियों को वहम है कि वो चला रहे हैं, पीएमओ में तक सीमित हैं, और आज वो प्रभु सत्ता संपन्न स्टेट्स, इवन पंजाब ले लीजिए, चाहे वेस्ट बंगाल ले लीजिए, यहाँ पे भिखारी की तरह आके खड़ा होना पड़ता है। मैं समझता हूँ ये हमारे फेडरल सिस्टम का हिस्सा नहीं थी, हमारी डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं था। आज भी पंजाब के 4400 करोड़ रुपए, 4400 करोड़ रुपीज which were due to us 4 months ago from our share of our GST is due to us, and we are being told to raise some more borrowing. This is not done. We have to decide. Punjab government has to decide what they have to do. West Bengal government has to decide what they have to do. But I think they are going for the very basic fundamental of this our structure of our country, which is a very frightful scenario. Thank you, Sanjay ji, Bilal ji, you'll have to wait. Please honor us. Okay. Please honor precedents. लोग पहले से जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हर सवाल के बीच में आप बोल रहे हैं, हमने देख लिया, हम आते हैं आपके पास। दैनिक जागरण से संजय मिश्रा जी ने आग्रह किया है, सवाल पूछना चाहते हैं। संजय जी पूछिए। नमस्कार जाखड़ साहब। नमस्कार मिश्रा जी। जाखड़ साहब, आपने कहा कि पंजाब का उदाहरण दिया कि किस तरह से लेबरर्स के जाने के बाद एग्रीकल्चर इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा। आप कांग्रेस के पंजाब के लीडर होने के साथ साथ आप किसान नेता है देश के, तो आपने कोई ऐसा आकलन किया है कि क्या पंजाब के अलावा पूरे देश में बाकी राज्यों में जिस तरह से इंडस्ट्री पे असर होगा, उस तरह से खेती पे कितना असर होगा, और कितना बड़ा चैलेंज है खेती के लिए, खास करके जो प्रवासी श्रमिक चले गए हैं यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा? मेरा मानना है कि जहां तक खेती का सवाल है, खेती के लिए जो किसान मजदूर आए हुए थे वो बेसिकली पंजाब और हरियाणा में ही थे, और ऐसा नहीं है कि पंजाब में हर के युवा को आज रोजगार हम पिछले 3 साल में दे पाए हैं। 10 साल तक विपक्ष के पास सरकार रही, एक बहुत बुरे हाल में हमारी इंडस्ट्रीज यहाँ से छोड़ के चली गई, बेरोजगारी चरम सीमा पे थी। हाईएस्ट आई थिंक परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री परसेंटेज वाइज वाज इन पंजाब। बट वी हैव डन आवर बेस्ट, 3 साल में बच्चों को रोजगार देने पे लगाया। परंतु आज जो मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि किसान का बेटा भी आज किसानी नहीं करना चाहता। आज मजबूरी में किसान है, क्योंकि बाकी लोगों के लिए किसानी एक प्रोफेशन है और हर एक धंधा उनके लिए धंधा है, परंतु किसान के लिए किसानी इज ए वे ऑफ लाइफ, हमारे लिए एक जीवन शैली है। परंतु उस जीवन शैली में आज जो जवान बच्चा है, पंजाब के जो बच्चे हैं, चाहे अमेरिका जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, आज जब ये कोरोना के बाद इमिग्रेशन और इस किस्म के एक्सोडस के ऊपर रोक लगी है, तो मेरा मानना है ये ज़्यादा देर इसका प्रभाव नहीं होगा, और कीमतें सही होने के बाद जिस तरह ऑल ऑफ ए सडन डबल हो चुकी हैं, तो लोगों का रुझान खेत में काम करने की तरफ भी मुड़ेगा। परंतु इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे ट्रेंड स्किल्ड लेबर की जरूरत थी, जो कोई लेथ ऑपरेटर था या कोई मशीनिस्ट था या कोई वेल्डर था या और भी कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए तो इदारे, इनके ऊपर भरपाई करना बड़ा मुश्किल होगा, और हमें प्रयास करना होगा कि ये जो लोग आज यहाँ से दिल छोड़ के वापस गए हैं उनको लेके आया जाए, बिकॉज देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर एक्सपीरियंस, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर देयर स्किल्स। ये स्किल इंडिया का जो प्रोग्राम चला रखा है ये कागजों में है, इन लोगों के पास प्रैक्टिकल स्किल ट्रेनिंग्स हैं, स्किल सेट्स हैं विच आर रिक्वायर्ड, एंड आई थिंक गवर्नमेंट शुड कंसंट्रेट, सेंट्रल गवर्नमेंट इन बातों के ऊपर ध्यान दे, जुमलेबाजी छोड़े, ताकि ये लोग वापस यहाँ पे आ सकें। लेट्स, अगर वो बात डेमोग्राफी की करते हैं माननीय प्रधानमंत्री, then he has to recognize what is our demographic potential. It is not just people sitting with the degrees in colleges and schools. ये भी तो, they are also part of the democratic asset that we have. ये इनका जो स्किल है cannot be dismissed because कहीं लेथ चला रहा था, उनको संभाल के रखना हमारा फर्ज बनता है, and I think government should
wake up to the reality. They should not talk about 5 trillion economy. Let's talk about being. एक बात में, अगर आपने भी बात दूसरी तरफ की कर दी बीच में, ये जूम पे हम कर रहे हैं, and I believe मेरे सभी, they're all senior journalists sitting here. There was a meeting held by our defense minister with all the army commanders, also on Zoom, and Zoom being a application which is being monitored and owned by Chinese, and they have records of everything. बड़ी बातें करने की बजाय लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वी हैव, वो घर का तो संभाल ले पहले। और मैं समझता हूँ ये मजदूर हमारी धरोहर है, इनको यहाँ पे सड़कों पे पीटा गया, ब्लीच से धोया गया। आपने देखा होगा ब्लीच से जानवरों को धोया जाता है, भेड़ें कतरी जाती हैं ऊन ऑस्ट्रेलिया के अंदर, पहले बीच से धोया जाता है उनसे। पशु को जब काटा जाता है स्लॉटर हाउस में, तो उससे पहले ब्लीच से धोया जाता है। इन मजदूर साथियों को यूपी में ब्लीच से धोया गया। ब्लीच का एक कण अगर आंख में गिर जाए आदमी अंधा हो सकता है। ज्योति कुमारी का आप ले लीजिए, ज्योति 15 साल की बच्ची 1200 किलोमीटर चल के गई। इज नॉट अ स्किल सेट। वो इवंका ट्रंप ने स्टायर किया था, व्यंग किया था, जिसे ये लोग इतराते हुए घूम रहे हैं। जावड़ेकर साहब कह रहे हैं कि उसको, रविशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि देखिए हमारी साइकिलिंग की कितनी, ये हमारे मुंह के ऊपर एक तमाचा था जो बड़े धीरे से मारा इवंका ट्रंप ने। वो आज के कलयुग के, मैं समझता हूं श्रवण कुमार था, श्रवण ने अपने माता पिता को अपने कंधे के ऊपर, अंधे माता पिता को कंधों पे ढोया था, सारे तीर्थ स्थान दिला के लाया था, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की कहीं व्यवस्था नहीं थी। आज के कलयुग में एक बच्ची 15 साल की अपने पिता को साइकिल पे 1200 किलोमीटर लेके जाए, और हम बात करते हैं विश्व गुरु बनने की, हम बात करते हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की। लेट्स बी रियलिस्टिक, दैट्स ऑल आई कैन से। सॉरी, सामिया वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन। सामिया जी, उसके बाद आपके पास बिलाल जी आपके पास आता हूँ सामिया के बाद। Sir, I wanted to ask you a question that is separate from your briefing that you took place today. I wanted to ask you something in the lines that what is happening in the US, where a lot of protesters are out on the streets and they're demanding their rights to protest over Black Lives Matter. Something similar is happening over here in India as well, because those protesters who were as an anti-CAA protesters who were all detained and arrested, there is a growing clamor for their release now. So do you think that these protesters should be released? Definitely, they should not have been arrested in the first place. I think they were provoked into, maybe some miscreants were planted, or the situation was such that they were kind of trapped into the situation where they have imposed whatever kind of sections on them. But I think this itself shows what is happening in India and what is happening there. All what our Honorable Prime Minister has been saying for all his numerous trips which he has taken abroad, I think he has not left any country in this world where he has not visited. And his plea used to be that this is to burnish the image of India. Look at how the world looks at India now. And today also, yesterday he was talking about, look, they have changed, our worldview has changed. I think just for the sake of his own image, he should not have let these atrocities be committed, inhuman atrocities committed on the migrant laborers. Because today, the Jyoti Kumari is the face of India. These multitude of people being thrashed, beaten up by the police all over, this is the face of India. And I think there could be a logic to it, that today, when he is talking about being a world power or a superpower or Vishwa Guru, we have a running, almost daily battle going on, or a tussle going on with China. At the same time, we have our neighbor like Nepal showing us our eyes to us, getting into this cartographic thing which earlier used to happen in Kashmir, relation to Kashmir with Pakistan. This is the image that we are carrying. And I think what the BJP senior most leader and our former Prime Minister Maniyog Vajpayee ji said after the Gujarat riots, he told Advani ji, Mr. Narendra Modi ji, आपने भारत के माथे पे कलंक लगाया है अहमदाबाद ये दंगे हुए इनके बाद में। और मैं समझता हूं आफ्टर दिस ज्योति थिंग,
This feat of Jyoti, her effort, monumental effort, has put entire India to shame. सारे चेहरे के ऊपर कालक पोत दिया, ये मिटेगी नहीं. ये जो बाहर जाके हाउडी इंडिया, नमस्ते इंडिया यहाँ पे ट्रंप के साथ कर रहे थे. I don't know whether he has exchanged notes with Trump now. And I think if you look at the tone and tenor of the language being used, and the army people telling them, if you can't help, just keep your trap shut. I think this is something a lot of our leaders in power today should learn. They have been making all kind of sounds, and the Supreme Court has been very lenient with what all they have been saying. Please allow me to ask you one more question on Rahul Gandhi's tweet. Rahul Gandhi tweeted today on Moody's ratings, saying that he has ranked India's economy a step above junk. This is something in line of the manner in which India has been treating migrant workers and the MSME sector is what Rahul Gandhi had tweeted. So your views on it? No, this is not my view or Rahul Gandhi's view. He has stated certain facts. Because if you want to become a 5 trillion economy, you will have to deal with the financial institutions. And all these things are based on trust. And I think India, the only thing now today also I was listening to when he was talking to CII, he said India is dependable. One word which struck out, and I think he was trying to differentiate between China and India, is that we are dependable. Where is the dependency? When you have workers being thrashed out, people being segregated in the name of religion, how are we different than China, other than there being a dictatorship? I think is that what we are coming to now? No, this is not what our forefathers, people who had sacrificed all the freedom fighters, did try to make it a kind of a dictatorship. People who have not shed a iota bit of blood, had not participated in this freedom struggle, today are changing the very nature of this country. I think this is frightening. I think everybody, every right-minded people will have to think about it. In fact, I have suggested, I don't know, this is for our Congress leadership. I said, this arrogant leadership today, of the government today, is counting on the short memory span of people. And we have to keep people reminding of the atrocities, what the dangers are lurking. I had requested the Congress president to ensure that after Corona restrictions are removed and political activities are allowed, a march, not just of Congress party, but a march of all opposition parties from Gurgaon to Darbhanga, the route which this young girl Jyoti took. I think we should walk this, all the political parties, and remind people what is in store for them if unchecked power is allowed to, like under the garb of Disaster Management Act, the whole government is sitting on all the powers and the very federal structure of this country is jeopardized. जी बिलाल पूछिए। जखर साहब आदाब, मैं बिलाल सब्जवारी बोल रहा हूँ स्वराज एक्सप्रेस से। तो सवाल है कि सरकार बार बार रिफॉर्म की बात कर रही है एग्रीकल्चर। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी, मैं सुन रहा हूँ बिलाल साहब, बताइए। सरकार रिफॉर्म की बात कर रही है, लेकिन जो लैंड है, जो भूमि है, वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। तो राष्ट्रीय स्तर पर रिफॉर्म किस तरह से पॉसिबल होगा? जो एक अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, सोमपाल शास्त्री जो प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि इस पर एक राष्ट्रीय नीति बनाने की जरूरत है, तभी राष्ट्रीय स्तर पर रिफॉर्म आ पाएगा और तभी किसानों को लाभ पहुंच पाएगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी की नीति को आपको लगता है मोदी सरकार ने अभी तक फॉलो नहीं किया? अभी तक किसी तरह की भी राष्ट्रीय स्तर पे कोई प्लानिंग की बात नहीं कही है, लेकिन रिफॉर्म की बात की जा रही है। इस पर आपको क्या कहना? मैं बिलाल साहब, आपने बड़ी दुखती रग के ऊपर हाथ दिया। मैं समझता हूँ आपका इशारा कुछ और तरफ है। आपने वाजपेयी जी का नाम लिया। वाजपेयी जी ने तो जब अहमदाबाद, ये गुजरात में दंगे हुए थे, तब मोदी जी को कहा था कि मोदी जी राज धर्म निभाइए। राज धर्म वो कहाँ पे है साहब? Where is that Raj Dharam? It's not an issue. I think what is being cooked today, I think ये जो आप कह रहे हैं कि state subject और concurrent list की जो बातें हो रही हैं, they are trying to fine tune between, say, produce and agriculture is under the state subject, but marketing, they say, is on concurrent list. But we again, मैं बिलाल साहब, I will repeat myself again, we will not oppose any amendment or any what you call reform, so-called reform. I don't know whether they turn out to reform or something done for a particular section of people. But जो भी इस किस्म का
सुझाव आएगा उस पे नीति के ऊपर गरीब और किसान की भलाई को और देश की भलाई को सामने रख के कांग्रेस पार्टी अपना उस पे नजरिया सामने रखेगी। हम यहाँ पे सिर्फ विरोध करने के लिए नहीं विरोध कर रहे। आज कोरोना के समय सबसे पहले इनके साथ खड़े होने वाले माननीय सोनिया गांधी जी थी। राहुल जी ने हर कदम पे, आज तक राहुल जी ने इनको किसी मसले पर क्रिटिसाइज नहीं किया। पर मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि इनको आईना दिखाया जाए, वरना जिस किस्म की प्रताड़ना गरीबों को, देखिए अंग्रेजों ने देश का विभाजन किया धर्म के नाम पे, और इस कोरोना की आड़ में मैं समझता हूं हमारी बीजेपी की सरकार ने देश का विभाजन अमीर और गरीब के दम पे किया है। ये जो सड़कों पे पिट रहे हैं, जो जलील किए जा रहे हैं, जो मर रहे हैं, पिट रहे हैं, कट रहे हैं गाड़ियों के नीचे आके, वो गरीब हैं, किसी अमीर को आंच नहीं आई। और ये कोरोना हवाई जहाज से लेके कोई अमीर ही आया होगा, गरीब तो आया नहीं। जिस हवाई चप्पल वाले की बात माननीय प्रधानमंत्री कहा करते थे कि मैं हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बिठाऊंगा, उस हवाई चप्पल वाले के लिए 2 डायरेक्टिव्स आए साहब। मैं आपको कॉपी भी बिलाल साहब आपको दे सकता हूं, जहां पे केंद्रीय सरकार के डायरेक्शंस थे टू स्टेट गवर्नमेंट्स, प्लीज एंश्योर दैट द माइग्रेंट्स आर नॉट वॉकिंग ऑन द रेलवे ट्रैक्स एंड एंश्योर दैट दे आर नॉट वॉकिंग ऑन द रोड्स। देन where do you think they are going to walk? क्या मजाक बना रखा है इन्होंने। ये देखिए, ये बड़े फंडामेंटल इश्यूज हैं। कोरोना के नाम के अंदर इनको सबको छिपा के उसकी आड़ में ये अपने एजेंडा जो एडवांस कर रहे हैं, देश के लिए घातक है। धन्यवाद जाखड़ साहब। अरे सर मेरा क्वेश्चन रह गया था ना। अरे मेरा सर क्वेश्चन रह गया था, आप मुझे भूल गए। नहीं, बारी साहब का जोड़ ले लीजिए सर। मेरे पास रोज आप सवाल बताइए। बारी साहब का जोड़ ले। हाँ, पहले तो सर आपको मैं कॉम्प्लीमेंट दूंगा, यू यूज वेरी इडियमेटिक लैंग्वेज, मुहावरा जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके फादर की याद आ गई, हम हमेशा सुनते थे आपके फादर को, तो ये कॉम्प्लीमेंट पहले दूंगा मैं। मेरे 2 सवाल है छोटे छोटे। एक तो आपने कहा कि वो एमएसपी का जो है लाभ जो है किसानों को नहीं मिलता, वो साहूकारों को मिलता है, तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म बनाना चाहिए। दूसरा मेरा सवाल ये है, आप ये कह रहे हैं कम्युनल एजेंडा को फॉलो कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट, तो ये 2 दिन पहले जो है एक कानपुर के मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उसका एक वीडियो आया है, उसमें वो लेडी प्रिंसिपल ने जो तो कम्युनल रिमार्क्स दिया है, उस पर आपका क्या रिएक्शन है एज ए पार्टी स्पोक्स पर्सन। देखिए, मेरा मानना साहब, दिस पावर फ्लोज फ्रॉम द टॉप। माननीय प्रधानमंत्री बातें बड़ी लुभावनी बातें करते हैं, परंतु जब उनके मंत्री स्टेज पे खड़े होके गोली मारो इनको ऐसी बातें करते हैं, कहीं इनको कहते हैं इनकी यहाँ जगह या कब्रिस्तान में है वहां पे, और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया जाता। मैं समझता हूँ उसी की बदौलत आज ये देश के अंदर, अगर वो वाकई हिंदुस्तान को एज ए ऑल्टरनेट प्रेजेंट करना चाहते हैं, चाइना से जो फर्म्स निकलेंगी, मैं आई डाउट इट, बिकॉज हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और, जितना भी झगड़ा आज चल रहा है इनका ट्रम्प का और शीपिंग का, आई थिंक दिस इज ऑल बेसिकली अ हॉग वॉश। लेटर वहां से ना तो कंपनी को आएगी, बिकॉज बेसिकली दे आर फॉर प्रॉफिट, उनको इन बातों का फर्क नहीं पड़ता। और मैं समझता हूँ चाइना आज भी हमसे सस्ता और बेहतर काम कर रहा होगा, परंतु अगर फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी की ये उम्मीद कि वहां से जो बिजनेस हटेगा उसको हिंदुस्तान में ऑन डिपेंडेंसी क्राइटेरिया हम ले पाएंगे, तो आई थिंक दिस इज द लास्ट थिंग दैट एनीबडी वांट्स हियर। इतनी बड़ी संख्या में हमारे आज विभिन्न समुदायों के, धर्मों के लोग यहाँ बस रहे हैं। मैं जिस प्रांत से आता हूँ वहां पे आई थिंक एकमात्र हमारे जो जिनको आप कहते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज, वो एकमात्र आज इनके साथ बीजेपी के साथ खड़ी हैं। हर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को इन्होंने अपने से दूर किया है। ये हमने डेमोक्रेसी बनाई थी साहब, थियोक्रेसी नहीं बनाई थी। अगर थियोक्रेसी, अगर धर्म राष्ट्र बनाना था, तो मैं पूछना चाहता हूं कि इनके सावरकर साहब ने और इन्होंने कितना, कौन से बलिदान दिए, क्या उन्होंने हिंदुस्तान को लोकतंत्र बनाने के लिए कुर्बानी दी थी या यहाँ पे धर्मतंत्र बनाने के लिए किया था। ये शोभा नहीं देती आज के इस युग के अंदर। और देश के लिए मैं समझता हूं कि वो समझदार हैं, मौके की नज़ाकत को समझें। नाम कमाने के लिए बहुत कुछ है। इस इतनी कठिन घड़ी में से अगर किसान का और गरीब की बाजू पकड़ेंगे तो ना सिर्फ किसान और गरीब ही खुशहाल होगा,
ये जो बड़े हमारे स्मॉल मिडिल क्लास, और जिन्हें सीतारमन जी ने एक नई कैटेगरी जो जिसको वो कह रही हैं कि लोअर मिडिल क्लास, जिसकी उन्होंने डेफिनेशन दी 6 लाख से लेके 15 लाख जिसकी आमदन है, मैं समझता हूँ उनका नजरिया ही कुछ और है। साहूकार की तरफ, साहूकार को गरीब की परिभाषा ही नहीं पता, वो 6 लाख से उनकी चालू होती है। तो बेहतर है देश के लिए काम करें, किसान के लिए, गरीब के लिए करें, देश तरक्की करेगा। यहाँ पे और भी बड़े सबको इसमें मौका मिलेगा विकास के अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर सो मच, थैंक यू प्रणव जी, थैंक यू सर, it was lovely talking to you. Thank you. Thank you everyone for joining.